हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 12। घाट की सीढ़ियों पर एक दूसरे का हाथ थामे बैठे शिवम और सारिका गंगा के बहते पानी को देख रहे थे। सारिका ने अपना सर शिवम के मजबूत कंधों पर टिका रखा था। कुछ देर खामोशी के बाद सारिका कहने लगी, शिवम जी, हमें समझ नहीं आता कि आखिर वंश को बनारस क्यों पसंद नहीं है। जब देखो तब वह यहाँ से भागने की सोचता है। उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें तो डर है कहीं अपने गुस्से की वजह से वह हमसे दूर न चला जाए। कैसी बातें कर रही हो सरू? मानते हैं वंश का गुस्सा थोड़ा तेज है। उसे बनारस में रहना पसंद नहीं, लेकिन देखना, जब उसकी ज़िंदगी में कोई सही लड़की आएगी तब उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और उसे बनारस भी जब लोग प्रेम में होते हैं तब वे चीज़ों को समझने लगते हैं। वंश के साथ भी ऐसा ही है। अभी नया खून है, नया जोश है, इसलिए गुस्सा भी जल्दी आता है। आप चिंता मत करो, वंश बनारस छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, शिवम ने सारिका को समझाते हुए कहा। काशी का कॉलेज भी अगले साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद उससे कहेंगे कि आगे की पढ़ाई यहीं से करें, हम सबके साथ रहें। सारिका ने कहा, ठीक है, इस बार काशी आएगी तो हम उससे इस बारे में बात करेंगे। अब मुस्कुराइए, शिवम ने कहा तो सारिका मुस्कुराने लगी। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी शिवम के बगल में मुरारी आ बैठा और कहा, बनारस ना हो गया, शिवम भैया की महबूबा हो गई। हर शाम आकर इनकी पनाहों में बैठ जाते हैं। अरे मुरारी, तुम कब आए, वो भी इस वक्त? शिवम ने मुरारी को वहां देखा तो हैरानी से कहा, अब क्या बताएं भैया, जब से साला ये विधायकी में आए हैं अपनी पुरानी जिंदगी जीना भूल चुके हैं। कितनी चोचक थी हमारी जिंदगी, घूमना फिरना, सुबह 80 घाट पे, शाम किसी और घाट पे। जवानी के दिनों में भौकाल था हमारा बनारस में, जब मर्जी जीप लेकर निकल जाते थे घर से, और अब देखो फुर्सत ही नहीं है। मुरारी ने हताश होकर कहा, मुरारी, उम्र के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। इंसान हमेशा वैसा नहीं रहता जैसे वो जवानी में होता है। तुम्हारे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, शिवम ने कहा। इनको बकैती करने से फुर्सत मिले तब ना सोचे जिम्मेदारियों के बारे में, सारिका के बगल में बैठी अनु ने कहा। तो शिवम और सारिका दोनों ने हैरानी से दूसरी तरफ देखा। देखो साली साहिबा, बकैती करना तो हम बनारस वालों का अधिकार है। वैसे इतने साल हो गए तुम्हें बनारस में रहते, मुरारी से कुछ तो सीखा होगा, शिवम ने अनु को छेड़ते हुए कहा। सीखा है ना, हमारी भाषा सीखकर हमें ही होंकाती रहती है। कल की ही बात है, घर में कोई आया हुआ था, हमने कहा अनु जरा चाय भिजवा दो। बातों बातों में सामने वाले आदमी ने हमें कुछ कह दिया, जे चढ़ गई उन पर। बेचारे ने 4 बार माफी मांगी इनसे। पता है क्या कही उनसे कहती है, एक कंटा आप धर दिए ना तो यहीं चरमरा कर गिर पड़ोगे। आप बताओ, हम विधायक हैं, इसका मतलब ये थोड़े हैं कि ये किसी को भी धमकाएगी, मुरारी ने कहा। शिवम ने एक नजर अनु को देखा तो अनु ने बड़ी ही क्यूट से स्माइल दी। शिवम अक्सर उसकी क्यूटनेस देखकर उसकी गलतियों को माफ कर देता था। अब अनु से तो शिवम कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए मुरारी की तरफ पलटकर कहा, अच्छा, वैसे चाचा की विधायक का फायदा उठाकर तुमने कितनों को पीटा है, कुछ हिसाब है तुम्हारे पास? हमने कहाँ किसी को पीटा, वो तो खुद ही लोगों को चुल मचती है तो आकर हमसे उलझते हैं, मुरारी ने धीरे से कहा। अच्छा, और हमारे लिए जो आई से चप्पल खाते थे उनका हिसाब? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो तो आई का प्यार था हमारे लिए, जब तक उनकी डांट ना सुन ले, 2-4 गालियां ना खा ले, हमारा खाना हजम ही नहीं होता, मुरारी ने कहा। वो भी क्या दिन थे ना मुरारी, अब जिम्मेदारियों में इतना उलझ गए हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, शिवम ने कहा। वही तो हम कह रहे हैं भैया, चलते हैं कहीं दूर कुछ दिनों के लिए, इन सबसे दूर, मुरारी ने कहा। अच्छा, और हम लोग कहाँ जाएंगे, अनु ने पूछा। अरे तुम आई के पास जाना, एक दूसरे से हमारी शिकायत करना, तुम्हारे लिए इतना काफी होगा, है ना मैगी, मुरारी ने अनु को छेड़ते हुए कहा। मुरारी भैया, आई और अनु दोनों आपसे बहुत प्यार करती है,
सारिका ने कहा। अरे हाँ भाभी, जानते हैं, इसीलिए तो कुछ नहीं कहते हैं, मुरारी ने कहा। ये बात तो तुमको भी समझने की जरूरत है मुरारी कि तुम हर जगह अपनी विधायकी का जोर नहीं दिखा सकते। कुछ मामलों में धैर्य से भी काम लेना होता है, शिवम ने कहा। भैया आपकी ना उम्र हो गई है, अब कोई आकर बिना वजह मिचमिचाएगा तो हमसे तो कंटाप खाएगा ना, मुरारी ने कहा। अच्छा, हमारी उम्र हो गई है, तुम तो साला अभी तक 26 के हो नहीं? अनु जरा पूछो अपने मुरारी से कि आज शाम को किसको पान खिला रहे थे, शिवम ने कहा तो मुरारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने शिवम की तरफ देखा और फिर अनु की तरफ। अनु का चेहरा देखकर समझ गया कि अब उसकी क्लास लगने वाली है। वह कुछ कहता इससे पहले ही शिवम ने सारिका से कहा, सरू चलो हम यहाँ से चलते हैं। हमारी जिंदगी में आग लगाकर कहाँ जा रहे हो, मुरारी ने शिवम से कहा। आग तो बाद में लगेगी मुरारी, पहले ये बताओ कि कौन सा पान और किसको खिला रहे थे, जवाब दो, अनु ने मुरारी को घूरते हुए कहा। मुरारी की तो हालत ही खराब हो गई और ये सब देखकर शिवम को बड़ा मजा आ रहा था। वह सारिका के साथ खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। मुरारी ने आस भरी नजरों से शिवम को देखा, ये सोचकर कि वह उसकी मदद कर दे। शिवम मुरारी की तरफ आया और अनु से कहा, अरे अनु वो तो ऐसे ही कोई थी, पुराना पासवर्ड, तुम ज्यादा गुस्सा ना करो। पासवर्ड का नाम सुनकर मुरारी ने खा जाने वाली नजरों से शिवम को देखा। कहाँ उसने मदद की उम्मीद की और कहाँ शिवम ने उसे और ज्यादा फंसा दिया। अनु ने सुना तो उसे याद आया कि मुरारी पासवर्ड अपनी महिला मित्रों को बोलता था। वह मुरारी के पास आई और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, और कितने पासवर्ड है तुम्हारी मुरारी, इस उम्र में भी ये सब? घर चलो, आज तुम्हारे सारे खाते बंद करती हूँ। अरे अनु कोई नहीं है बाबा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, महादेव की कसम यार, भैया मजाक कर रहे हैं, अरे बात तो सुनो, मुरारी ने अनु के चाहते हुए पीछे पीछे आकर कहा। लेकिन अनु ने उसकी एक नहीं सुनी। उन दोनों को ज्यादा देखकर सारिका ने कहा, ये आपने ठीक नहीं किया शिवम जी, अनु को जानते हैं ना आप, खामखा बेचारे मुरारी भैया की क्लास लग जाएगी। सरू, मुरारी इन दिनों बाहर के कामों में कुछ ज्यादा ही बिजी है, थोड़ी देर अनु को मनाएगा तो वो सब टेंशन भूल जाएगा। अब यही बातें अगर हम उसे सीधे सीधे कहते तो वो नहीं सुनता, इसलिए थोड़ा सा अनु को चढ़ा दिया, शिवम ने कहा। तो इसका मतलब आप मुरारी भैया से बहुत प्यार करते हैं, सारिका ने मुस्कुराकर कहा। सरू, मुरारी सिर्फ हमारा दोस्त नहीं है, छोटा भाई भी है। बचपन से लेकर अब तक उसने हमारी किसी बात को नहीं टाला, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। 14 साल जो इंतजार हमने किया वो हमारे साथ साथ मुरारी ने भी किया था सरू। इस जन्म में हम उसके लिए जितना भी करें कम होगा, शिवम ने भावुक होकर कहा। हम सब बहुत किस्मत वाले हैं शिवम जी, जो हम सब यहाँ मिले, बनारस में, महादेव की नगरी में, जहाँ सिर्फ प्यार है और परवाह है। हम चाहेंगे हर जन्म में हम आपसे मिले, इसी बनारस में मिले, इसी घाट पर मिले, क्योंकि जो सुकून यहाँ है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। सारिका ने अपना सर शिवम के सीने से लगाते हुए कहा। चांद की दूधिया चांदनी उन दोनों को अपनी रोशनी से नहला रही थी। इंदौर, मध्य प्रदेश। सुबह मुन्ना जल्दी उठ गया। उसने देखा वंश सो रहा है। वह उठा और नहाने चला गया। उसने गीजर चला लिया। नहाकर मुन्ना ने टी शर्ट और ट्राउज़र पहना और गर्म स्वेटर पहन लिया। उसने शिव मंत्र का जाप किया, जैसा कि वह हर सुबह किया करता था। आज ठंड कुछ ज़्यादा थी। कमरे से बाहर नीचे हॉल में चला आया, देखा नाना नानी अभी सो रहे थे। मुन्ना हॉल की खिड़की के पास चला आया और बाहर देखने लगा। बाहर धूंध थी और ठंड भी। मुन्ना ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में समेट लिया। देखते हुए मुन्ना की आंखों के सामने एक बार फिर गौरी का वो सफ़ेद दुपट्टा लहराने लगा। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके कानों के झुमके, ये सब मुन्ना को साफ साफ नजर आ रहे थे। गौरी की आंखें मुन्ना को अपनी तरफ क्यों खींच रही थी, ये मुन्ना भी नहीं समझ पा रहा था। पहली बार उसकी भावनाएं बदल रही थी।
उसका सख्त दिल नर्म होने लगा था और आंखों में कशिश लगी थी। बाहर धुंध को देखते हुए ख्यालों में खोया मुन्ना अपनी ही धुन में गुम था। कुछ देर बाद अधिराज जी ने कहा, उठ गए बेटा? गुड मॉर्निंग नाना जी, आप इतनी जल्दी उठ गए? मुन्ना ने उनके पास आते हुए कहा। हाँ बेटा, सतीश उठ गया होगा, मैं उसे कहकर तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ, अधिराज जी ने कहा। रहने दीजिए नाना जी, हम बना लेते हैं, इनफैक्ट आपको भी पिला देंगे, आप बैठिए, मुन्ना ने कहा और किचन की तरफ चला आया। मुन्ना ने फ्रिज से दूध निकाला, अपने लिए और अधिराज जी के लिए चाय बनाई। चाय बनाकर मुन्ना ने 2 कप में छाना और बाहर ले आया। उसने 1 कप अधिराज जी को थमा दिया और दूसरा कप खुद लेकर उनके साथ आ बैठा। चाय पीने के बाद मुन्ना अधिराज जी के साथ सुबह की सैर पर निकल गया। ठंड ज्यादा थी इसलिए उसने अपना जैकेट भी साथ ले लिया। सैर करते हुए अधिराज जी ने मुन्ना से न जाने कितनी ही बातें की। सैर करने के बाद दोनों जब वापस लौट रहे थे तो मुन्ना की नज़र चाय की दुकान के पास बैठे एक फटे हाल आदमी पर गई, जो कि सुबह की ठंड से कांप रहा था। आस भरी नजरों से वह आदमी चाय वाले को देख रहा था। 1 मिनट नाना जी, हम आते हैं, कहकर मुन्ना उस आदमी की तरफ बढ़ गया। उसने अपना जैकेट उतारा और आदमी को देकर पहनने का इशारा किया। आदमी हैरानी से मुन्ना को देखने लगा। मुन्ना ने चाय वाले से एक चाय देने को कहा और साथ में एक डिब्बा बिस्किट भी। वो सब उस आदमी को देकर मुन्ना वापस अधिराज जी की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद अधिराज जी चुपचाप मुन्ना को ये सब करते हुए देख रहे थे। मुन्ना जब अधिराज जी के पास आया तो अधिराज जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसलिए तुम सबसे अलग हो मुन्ना। यहाँ खड़े 10-12 लोगों में से सिर्फ तुम्हें उस आदमी की जरूरत नजर आई। नाना जी, अगर हम चाहें तो कम चीजों में भी खुश रह सकते हैं। इस वक्त उस आदमी के लिए इस दुनिया में अगर कुछ जरूरी था तो वो था खाना और कपड़े, मुन्ना ने दार्शनिक अंदाज में कहा। तुम जमीन से जुड़े हो मुन्ना, इसलिए चलो घर चलते हैं, अंबिका राह देख रही होगी, अधिराज जी ने कहा और मुन्ना को साथ लेकर आगे बढ़ गए। अधिराज जी और मुन्ना दोनों घर वापस चले आए। तब तक अंबिका और काशी भी उठ चुकी थी। अंबिका सतीश को कुछ समझा रही थी और वहीं काशी घर के छोटे से मंदिर में पूजा कर रही थी। मुन्ना ने काशी को पूजा करते देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह बड़े प्यार से काशी को देखता रहा। कुर्ता सलवार सूट पहने खुले बालों में काशी मासूम बच्ची सी लग रही थी। वह पूजा की थाली लेकर अधिराज जी और मुन्ना की तरफ आई और उन्हें आरती लेने का इशारा किया। अधिराज जी और मुन्ना दोनों ने बारी बारी से आरती ली और मुन्ना ने कहा, अरे वाह काशी, तुम ये सब भी करती हो? बिल्कुल मुन्ना भैया, हम बनारस छोड़कर इंदौर आए हैं। अगर इंडिया से बाहर चले जाते तब भी हम अपना कल्चर नहीं भूलते, है ना नानू? काशी ने अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल बेटा। अच्छा वंश कहाँ है? उठा नहीं अभी तक? अधिराज जी ने टेबल पर रखा अखबार उठाते हुए कहा। नाना जी, उसके उठने और सोने का कोई वक्त तय नहीं है, हम जाकर उठाते हैं, कहते हुए मुन्ना वहां से चला गया। वंश गहरी नींद में सोया सपने देख रहा था। बिस्तर पर उल्टा गिरा तकिए में मुंह गड़ाए नींद में मुस्कुराए जा रहा था। मुन्ना आया। उसने जब यह नज़ारा देखा तो पानी की बोतल उठाई और वंश पर उड़ेल दी। सर्दी के टाइम में पानी, वो भी सुबह सुबह। वंश हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। सामने कुर्सी पर मुन्ना बैठा था। मुन्ना ने वंश से कहा, गुड मॉर्निंग। क्या यार मुन्ना, इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं और तूने जगा दिया, वंश ने मायूस होकर कहा। बेटा सुबह हो गई है और तुम ना अपने पिताजी के घर में नहीं हो। इंदौर क्या सोने के लिए आए हो? चलो उठो और 5 मिनट में नीचे चले आओ, कहते हुए मुन्ना उठा और चला गया। वंश ने अपनी आंखें मसली और उठकर बाथरूम की तरफ गया। मुन्ना ने उसे देखकर मन ही मन कहा, वो दिन दूर नहीं वंश जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचोगे। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 12।
इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर।